हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और ये रे ऑप्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड CBSE लेवल. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर JEE नीट एंड 2023. सो जिस स्टूडेंट जो JEE लिख रहे हैं इस बार और नीट जो लिख रहे हैं वो लेक्चर को ध्यान से देखें. इससे क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है. बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ये चैप्टर बहुत इजी होता है. तो सबसे पहले इस रे ऑप्टिक्स को समझने के लिए हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई रखते हैं कि आई को हम लोग कैसे समझेंगे. यहाँ पर देख रहे ये ब्लू पार्ट जो कलर्ड पार्ट है इसको आप क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे. और ये ब्लैक पार्ट जो आपको दिख रहा है ये प्यूपिल है. प्यूपिल क्या है? वो ब्लैक कलर का दिख रहा है. तो इसमें से अगर लाइट एंटर करता है तो यहाँ प्यूपिल से लाइट को निकलने का जो चांसेस है वो बहुत कम है. और लाइट कंडीशन और डार्क कंडीशन में प्यूपिल क्या होता है? वेराइंग करता है, ये वेरी करता है. इसका अपेरेंट साइज ऑफ द प्यूपिल वेरीज इन डिफरेंट लाइट कंडीशन. कि अगर लाइट ज़्यादा होगा तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर डार्क रहेगा तो प्यूपिल एक्सपैंड करेगा. तो ये प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल यहाँ पर देखिए, ये प्यूपिल अंडर गुड लाइट कंडीशन में क्या करेगा? ये प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. प्यूपिल जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये अंडर गुड लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट और अंडर डार्क लाइट कंडीशन में प्यूपिल एक्सपैंड करेगा. प्यूपिल एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना. प्यूपिल एक्सपैंड. सो ये क्या करता है कि लाइट के अमाउंट पर अपना प्यूपिल को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है. तो जिससे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम अच्छे से देख सकते हैं अंडर द वेरिंग अपर्चर साइज ऑफ द प्यूपिल. तो आइरिस हमारा कलर्ड पार्ट है और प्यूपिल हमारा डार्क पार्ट है. ये डार्क पार्ट ये दिखाता है कि जो भी कलर अगर आप जा रहा है, जो भी लाइट अंदर जा रहा है वो बाहर नहीं निकल सकता. और इसके अगर हम लोग एनाटॉमी को देखें तो एनाटॉमी में आप देखें कि ये आई का जो है आगे में ये प्यूपिल है और ये कॉर्निया है. ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्निया बोलेंगे. ये कॉर्निया है और ये लेंस सिस्टम है. कॉर्निया और लेंस सिस्टम है. कॉर्निया और लेंस के बीच में जो होता है ना उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. एक लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर. और यहाँ पर देखिए ये बैक साइड जो रेटिना के पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग 1.396 के बराबर होता है. तो जितना भी लाइट का जो बेंडिंग होता है वो कॉर्निया ही कर देता है. कॉर्निया मोस्ट ऑफ द बेंडिंग ऑकर एट द कॉर्निया एंड लीस्ट अमाउंट इज डन बाय द लेंस. लेंस के द्वारा बहुत कम बेंडिंग होता है और कॉर्निया सबसे ज़्यादा बेंडिंग कर देता है. तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या करता है? वो एक फ्लूइड सिस्टम होता है आई के अंदर. वो क्या करता है कि वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है जिससे लाइट का बेंडिंग ऑकर होता है. जैसे हम लोग ग्लास के केस में पढ़े थे ना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है? उस मटेरियल में रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है. तो सिमिलर फैशन यहाँ पर भी वही है कि ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लगभग वो कितने के बराबर होता है? तो वो 1.396 के बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके कारण से ये लाइट का बेंडिंग ऑकर करता है. और यहाँ पर देखिए ये रेटिना पार्ट है. रेटिना पार्ट में जो आप देख रहे हैं मिलियंस ऑफ नर्व सेल है. ये जो नर्व्स देख रहा है ना, नर्व्स वगैरह, ये रॉड एंड कोन सेल है, ठीक है ना. रॉड एंड कोन सेल से हमारा क्या होता है कि डार्क और लाइट कंडीशन को हम लोग पहचान सकते हैं. तो रॉड एंड कोन सेल और जो मिलियन नर्व फाइबर इसमें मौजूद होता है वो एक्चुअली हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. और ये रेटिना पर हमारा क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है. ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है ना. ये आई का नर्व्स है. ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है. टू गेट द विजुअल इंफॉर्मेशन एंड टू गेट एनालिसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाट वी सी. तो वही करता है ऑप्टिक ह्यूमर. और सिलियरी मसल्स यहाँ देखिए, ये सिलियरी मसल्स जो लगा हुआ है ये वाला देख रहे हैं आप, सिलियरी मसल्स. ये सिलियरी मसल्स क्या करता है? लेंस के अपर्चर को वैरी करता है. तो सिलियरी मसल अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक होता है तो ये लेंस का जो अपर्चर होता है वो छोटा हो जाता है. अगर कोई दूर होता है तो लेंस का अपर्चर हमारा बड़ा हो जाता है.
ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे लेंस का अपर्चर को वैरी करता है कौन, सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स हेल्प अस टू वैरी द अपर्चर ऑफ द लेंस। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है, अपर्चर ऑफ द लेंस को वैरी करता है। सिलियरी मसल्स अपर्चर ऑफ द लेंस को वैरी करता है। सिलियरी मसल्स एडजस्ट the apertures of the lens, कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकोमोडेशन बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलियरी मसल्स क्या करता है, हमारे लेंस को अपर्चर को वैरी करता है। और प्यूपिल और लेंस, प्यूपिल्स हमारा क्या होता है, जो ब्लैक पार्ट है वो प्यूपिल है और जिससे लाइट इंटर करता है और लेंस सिस्टम के थ्रू ये हमारे रेटिना पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। एक्वासिम और लिक्विड में आप समझ गए क्या होता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग को चाहिए एक किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर आई। चलते हैं हम लोग अब इसका डिटेल अप्रोच करते हैं जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए आई दी आई। तो आई में हमारा क्या है कि लेंस और लेंस कॉर्निया फ्लूइड सिस्टम जो है वो एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ये हमारा लेंस देख रहे हैं, ये लेंस, ये पार्ट आपका लेंस जो दिख रहा है, लेंस और कॉर्निया मिला के एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ये लेंस और कॉर्निया और फ्लूइड सिस्टम मिला करके एक सिंगल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे कि लेंस एंड कॉर्निया फ्लूइड सिस्टम, behaves like a single converging lens, behaves like a single converging lens, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और लेंस कॉर्निया फ्लूइड सिस्टम बिहेव्स लाइक ए सिंगल कन्वर्जिंग, और ये लेंस का जो हम लोग अपर्चर को वैरी कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सिलियरी मसल्स। सो lens like a single converging lens whose focal length can be varied मतलब वैरी कर सकते हैं उसका, varied by ciliary muscles। सिलियरी मसल्स आप जान रहे हैं किसको बोल रहे हैं, मैंने बताया था कि आपके आई से जो कनेक्टेड होता है सिलियरी मसल्स वो एक्चुअली हेल्प करता है हमारे अपर्चर ऑफ द लेंस को वैरी करने में। तो ये हमारा सिलियरी बॉडी है, जो ये हमारा सिलियरी मसल्स है जिससे लेंस कनेक्टेड है, ये हमारा लेंस कनेक्टेड है। वो क्या करता है कि वो लेंस के अपर्चर को वैरी करता है। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग। तो फुल फोकल लेंथ कैन बी वैरीड बाय द सिलियरी मसल्स। अब चलते हैं हम लोग एकोमोडेशन समझते हैं कि बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स एकोमोडेशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग एकोमोडेशन समझते हैं कि एकोमोडेशन किसको बोलते हैं। एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, द पावर ऑफ एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ, द पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय सिलियरी मसल्स। इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशंस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। तो इस किस तरह से हमारा सिलियरी मसल्स वैरी करेगा। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा आई है, ये हमारा आई सिस्टम है, ये हमारा आई सिस्टम है। एक मिनट रुक जाइए। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो ये देखिए किस तरह से सिलियरी मसल्स हमारा
मसल्स किस तरह से ये एंगल का डिफ्लेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर से। ये डेविएशन बहुत कम है, जिसको हम लोग डेविएशन बोल रहे हैं वो बहुत ही कम है। ये डेविएशन आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही कम डेविएशन है। और ये कंडीशन हमारा क्या होता है कि रिलैक्स कंडीशन होता है, आई पर कम जोर पड़ता है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फार होता है तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, जब ऑब्जेक्ट फार अवे होता है यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट होता है तो आई इज इन रिलैक्स कंडीशन। आई में ज़्यादा, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एट द लेंस सिस्टम पे क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है लेंस। ये डेविएशन जो आप देख रहे हैं बहुत कम हो रहा है। तो ये कंडीशन ऑफ द आई को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलैक्स कंडीशन, क्योंकि पैरेलल रेज आ रहा है फॉर ऑब्जेक्ट, पैरेलल रेज, और ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कंडीशन हमारा दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर इस लेंस के सिस्टम पर देखिए, लेंस और रेज के सिस्टम में लिटिल रिफ्रैक्शन इज नीडेड, लिटिल रिफ्रैक्शन इज नीडेड, रिफ्रैक्शन नीडेड। और हमारा जो आई है वो रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट एकदम नियर पर है तो क्या होगा, हमारे आंख में दर्द करेगा। अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम नज़दीक से देख रहे हैं तो हमारे आंख पर बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हैं तो उस पर कम रिस्ट्रेन पड़ता है। तो जैसे उसके लिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिटिल रिफ्रैक्शन इज नीडेड, और वो रिलैक्स कंडीशन ऑफ द आई कहते हैं। जैसे अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक है, सपोज कीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही नज़दीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा आई सिस्टम है, ये हमारा आई है, मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा आई सिस्टम है, और उसमें सपोज कीजिए कि लेंस हमारा ये लगा हुआ लेंस, ये लेंस है ना, और ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पर नज़दीक में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से देखिए ये रेज ऐसे आएगा, ये रेज ऐसे आएगा, ठीक है ना। और इस केस में देखिए कितना रिफ्रैक्शन चाहिए, क्योंकि अगर रेज अगर बेंड करेगा तो कितना बेंड करेगा, यहाँ देखिए इतना, ये रेज इतना बेंड करेगा, उसी तरह ये रेज इतना बेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत ही डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट क्लोज होता है तो हमारा आइज जो होता है वो स्ट्रेन कंडीशन में होता है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट नियर पर रहता है, नियर ऑब्जेक्ट पर, तो ये देख रहे हैं सिलियरी मसल किस तरह से हमारे फोकल लेंथ को वैरी कर रहा है। तो नियर ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज, तो डाइवर्जेंट रेज जो है वो डाइवर्जेंट रेज यहाँ से ऑब्जेक्ट से निकल रहा है, तो डाइवर्जेंट रेज आ रहा है ऑब्जेक्ट से, डाइवर्जेंट रेज, और यहाँ पर लार्ज रिफ्रैक्शन इज नीडेड। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है ना, अगर हम इसका देखें डेल डैश और इसको डेल लें, तो डेल डैश जो होगा ना वो लेस देन डेल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट रेज जो होता है, और यहाँ पर लार्ज रिफ्रैक्शन इज नीडेड, लार्ज रिफ्रैक्शन इज नीडेड। और आई जो होता है ना वो स्ट्रेन कंडीशन में होता है, लार्ज रिफ्रैक्शन नीडेड। और आई जो होता है हमारा वो लेंस मोर स्फेरिकल, ठीक है ना। आईज स्ट्रेन्ड, आईज जो होता है हमारा स्ट्रेन्ड होता है, आईज आर स्ट्रेन्ड। तो ये कंडीशन हमारा आई के केस में होता है कि अकोमोडेशन क्या होता है कि एडजस्टिंग ऑफ लेंसेज, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रहता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रहता है तो आई पर उतना जोर नहीं पड़ता। सिलियरी मसल्स जो होता है हमारा रिलैक्स कंडीशन में होता है, कम स्ट्रेस डालता है लेंस पे, और ये पैरेलल रेज आता है, लिटिल रिफ्रैक्शन नीड करता है लेंस पॉइंट पर। लेंस और रेज सिस्टम देखिए यहाँ पर डेल जो डैश है वो लेस देन डेल है, इस डेल से ये लेस देन डेल। जब ऑब्जेक्ट नियर होता है तो हमारे आईज पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसके कारण से लार्ज रिफ्रैक्शन नीड होता है और आई पर जोर पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट हुआ। नॉर्मल कंडीशन के लिए नियर ऑब्जेक्ट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर और फार ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी होता है, ये तो सबको पता है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन समझिए कि द पावर ऑफ एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ बाय सिलियरी मसल्स, ये आपका सिलियरी मसल्स है, ये जो आप देख रहे हैं सिलियरी मसल्स, ये है सिलियरी मसल्स, और ये आपका लेंस सिस्टम है, ये लेंस है, ये लेंस है, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है और आई पर इस तरह से स्ट्रेन पड़ता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि नियर पॉइंट क्या होता है और लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन क्या होता है।
अब चलिए हम लोग नियर पॉइंट को समझते हैं कि नियर पॉइंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नियर पॉइंट? अगर हम ऑब्जेक्ट को सबसे मतलब आँख के बिल्कुल नज़दीक लेके आए तो हम ऑब्जेक्ट का इमेज को हम रेटिना पर फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अप टू सर्टेन डिस्टेंस जिसके कारण इमेज को हम ईजिली फॉर्म कर सकते हैं आई में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होता है कि द नियरेस्ट पॉइंट फॉर विच एन इमेज कैन बी फोकस ऑन द रेटिना इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। ठीक है ना? तो इमेज जो हम रेटिना पर फोकस कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है? नियर पॉइंट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ज़्यादा ले आए तो वी आर नॉट एबल टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो रेटिना पर इमेज बनाने के लिए कुछ नियर पॉइंट होता है, और वो नियर पॉइंट क्या होता है? ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा नज़दीक लेके आते हैं तो आई जो हमारा है ना वो फोकस नहीं कर सकता इमेज को। इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू क्लोज टू द आई, इफ द ऑब्जेक्ट is brought too close to the eye, the focal length cannot be adjusted to form the image on the eye. The focal length एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा और इमेज नहीं बन पाएगा हमारा। The focal length cannot be adjusted to form the image on the retina. The focal length cannot be adjusted to focal length cannot be adjusted to form image on the retina. अगर ऑब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा नज़दीक ले आओगे आई के तो इमेज नहीं बन पाएगा, जैसे इतना नज़दीक नहीं बन पाएगा। तो अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस हमारा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का इमेज बन सकता है रेटिना, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट विजन या नियर पॉइंट। ठीक है ना? द नियरेस्ट पॉइंट up to which for which an image can be focused on the retina, the nearest point for which image can be formed on the retina is called the point of the eye. उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। जैसे छोटा बच्चा होता है वो देखिएगा कि वो क्या करता है, किताब वगैरह को या मोबाइल वगैरह को एकदम सटा के देखता है, क्योंकि इसका नियर पॉइंट जो होता है ना वो बहुत नज़दीक होता है, 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। वही अगर कोई एजड आदमी होता है, अगर मोर देन 50 ईयर्स क्रॉस कर गया है, तो उसका देखिएगा उसका नियर पॉइंट कुछ अलग ही हो जाता है। तो ये अप टू एज जो होता है ना वो वैरी करता रहता है, लेकिन हम लोग जो लेंगे वो जनरल सेंस में लेंगे कि किसी भी नॉर्मल आई के लिए जो हमारा नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा फॉर नॉर्मल आई। तो ये एज के साथ वैरी करता है, तो वी विल टेक फॉर कंसिडरेशन अ नॉर्मल आई। फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। It is also called as least distance of clear vision. It is also called least distance of क्लियर विजन। ठीक है ना? तो नियर पॉइंट के लिए, नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, राइट। फार पॉइंट इज इन्फिनिटी लिख देते हैं यहीं पे, एक ही जगह पर रहेगा। फार पॉइंट इज इन्फिनिटी फॉर नियर नॉर्मल आई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नियर पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है, और वो विजुअल एंगल ही वैरी किया जाता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से ऑब्जेक्ट को हम लोग नियरर लेके आते हैं, उसका साइज नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है ना? उसका
ठीक है। तो हम लोग विजुअल एंगल की मदद से क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नियर लेके आते हैं, उसका साइज ये बढ़ाते हैं। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियरर, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नियर लाते हैं, उसका साइज नहीं बढ़ाते हैं। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2016। तो उसका मैंने देखा कि बहुत से टेक्स्ट बुक में आंसर उसका गलत लिखा हुआ है। तो विजुअल एंगल बेसिकली क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड, देन आई विल कम टू दैट। तो विजुअल एंगल क्या होता है, विजुअल एंगल, लेट अस अंडरस्टैंड द विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल क्या है कि द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अवर आई, द एंगल सबटेंडेड, जो एंगल हमारे आई पर बनता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, they all actually work on increasing the visual angle। विजुअल एंगल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको देखना है तो उसका विजुअल एंगल बढ़ाया जाता है। तो सारा इंस्ट्रूमेंट इसी पर काम करता है। तो ये इसको समझना बहुत अच्छे से। द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अवर आई, हमारे आँख पर जो एंगल बनता है आई के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा, से हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड विजुअल एंगल। तो इसको विजुअल को विजुअलाइज कर लेते हैं कि किस तरह से विजुअल एंगल विजुअलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास सपोज कीजिए कि हमारा आई है, सपोज कीजिए कि ये हमारा आई है, तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ए बी है हमारे पास, इसका हाइट h है, और ये कोई एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर, ठीक है ना, ये कोई एंगल सबटेंड कर रहा है आई पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजुअल एंगल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये डी है, तो ये एंगल जो थीटा हमारे आई पर सबटेंड कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, h बाई डी, जो tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा वेरी स्मॉल होता है, तो हम लोग उसको क्या, tan थीटा को थीटा बना सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू h बाई डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस विजुअल एंगल को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम नज़दीक लेके आए या दूर लेके आए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नज़दीक, अगर हम इसको नज़दीक लेके आते हैं, अगर हम इसको नज़दीक लेके आते हैं तो हमारा विजुअल एंगल क्या होता है, वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे ये एंगल हमारा क्या हो गया, ये बढ़ गया। ये हमारा क्या है, सपोज कि ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा एंड थीटा आर द विजुअल एंगल, ये एच ही है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नियरर लेके आ गए, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को नियर लेके आते हैं तो हमारा क्या होता है, विजुअल एंगल बढ़ जाता है। तो विजुअल एंगल जो होता है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज द दिस एंगल आर्टिफिशियली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्लैरिटी। तो हम ऑब्जेक्ट का अपेरेंट साइज को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू आई, बाय पुशिंग इट, बाय मेकिंग इट फार अवे फ्रॉम द आई। आँख से दूर रखें या आँख के नज़दीक लेके आएँ, तो हमारा अपेरेंट साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि विजुअल एंगल हमारा बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वर्क्स ऑन
works on increasing the visual angle ठीक है ना, artificially to increase clarity. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल. ठीक है ना, इंक्रीज द विजुअल एंगल. और द मैक्सिमम विजुअल एंगल कब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? जब ऑब्जेक्ट हमारा नियर पॉइंट पर रहेगा. द मैक्सिमम विजुअल एंगल इज ऑब्जर्व्ड. तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कब ऑब्जर्व होता है? is observed when the object is at the near point. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस समय हम लोग को क्या मिलता है? मैक्सिमम विजुअल एंगल मिलता है. और उसको हम लोग डिनोट करते हैं, उस विजुअल एंगल को. इट इज डिनोटेड बाय थीटा नॉट. इट इज डिनोटेड बाय थीटा नॉट. तो थीटा नॉट हमारा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस डी. डी क्या है हमारा? लीस्ट डिस्टेंस रीजन, वेयर डी इज लीस्ट डिस्टेंस रीजन. और h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उस समय हमारा क्या मिलेगा? मैक्सिमम विजुअल एंगल मिलेगा. तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया. तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्क करेगा फॉर इंक्रीजिंग द विजुअल एंगल, तो अपैरेंट साइज हमारा बढ़ा देगा और यानी कि विजुअल एंगल बढ़ा देगा. अपैरेंट साइज मतलब उसका रियल साइज से अपैरेंट साइज. और ऑब्जेक्ट को नियरर लेके आएगा. अगर नियरर लेके आएगा यानी कि पास लेके आएगा, उसको उसका साइज को इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, इस पे ध्यान रखना है. तो चलिए इसी बात पर हम लोग स्टार्ट करते हैं. सिंपल उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, क्योंकि एंगुलर मैग्नीफिकेशन समझना ज़रूरी है. तो मैग्नीफाइंग पावर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट आएंगे. मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? वो मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग m से डिनोट करते हैं. और ये रेशियो होता है वो थीटा बाय थीटा नॉट होता है. वेयर थीटा क्या है? थीटा इज द विजुअल एंगल ऑब्टेन्ड, angle subtended on the naked eye, angle subtended by the final image on eye, where theta is the angle subtended by the final image on eye. Final image on eye. और ये थीटा नॉट क्या है? लीस्ट डिस्टेंस क्लियर विजन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेकेड आई. एंगल सबटेंडेड on the naked eye, angle subtended on the naked eye when the object is at near point. नियर पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आएगा उसमें थीटा नॉट होगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का. पहला इंस्ट्रूमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप. तो सिंपल माइक्रोस्कोप समझते हैं जल्दी से. तो विजुअल एंगल समझिए, तो हम जल्दी क्विकली इसको रिवाइज करा देते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया, आई के बारे में पढ़ा.
यहाँ पर देखिए एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.396 होता है, ठीक है ना। वो बेसिकली लाइट के बेंडिंग में मदद करता है। मोस्ट ऑफ द लाइट जो होता है वो कॉर्निया में ही बेंड हो जाता है और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बेंड बाय द लेंस। लेंस कनेक्टेड है सिलियरी मसल से। सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। अंडर गुड लाइट कंडीशन में क्या होता है, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और अंडर डार्क कंडीशन में हमारे प्यूपिल पर जोर पड़ता है, जिसके कारण से वो एक्सपैंड करता है, तो प्यूपिल एक्सपैंड। ये ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि क्या है, लाइट डज नॉट कम आउट फ्रॉम द सिस्टम। एक बार लाइट घुस गया उससे बाहर नहीं निकलेगा। और ये फिर आई के बारे में पढ़ा, लेंस एंड कॉर्निया फ्लूइड सिस्टम बिहेव लाइक ए सिंगल कन्वर्जिंग whose focal length can be varied by the ciliary muscles. Power of adjusting of focal length by ciliary muscle is called accommodation. इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड accommodation. तो accommodation हम लोगों ने देखा कि क्या होता है accommodation। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो हमारे आईज जो होता है वो रिलैक्स कंडीशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग रिलैक्स कंडीशन बोलते हैं। लिटिल रिफ्रैक्शन इज नीडेड। यहाँ पर बेंडिंग ऑफ द लाइट जो होता है वो बहुत कम होता है और रिफ्रैक्शन भी बहुत कम होता है। और यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट नियर होता है तो आई पर जोर पड़ता है, बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर, और ये हमारा आई जो होता है वो स्ट्रेइंग कंडीशन में आता है। फिर हम लोगों ने नियर पॉइंट को समझा कि नियर पॉइंट जब ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर नज़दीक लाएंगे तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर नहीं होगा। अप टू सर्टेन डिस्टेंस फॉर विच द इमेज कैन बी फाउंड ऑन द आई इज द नियर पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। चाइल्ड के लिए 7 to 8 सेंटीमीटर। ओल्ड एज के साथ क्या होता है वो वैरी करता रहता है। इट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। विजुअल एंगल क्या होता है, एंगल सब्टेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आईज कॉल्ड विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में विजुअल एंगल वैरी कर सकते हैं किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो ये अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का नज़दीक लेकर के आते हैं तो ये थीटा इसका वैरी करता है, थीटा और अल्फा वैरी करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विजुअल एंगल वैरी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट नियर एंड फार अवे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि वो विजुअल एंगल को वैरी कर सके बाय इंक्रीजिंग क्लैरिटी, सो दैट क्लैरिटी कैन बी इंक्रीज्ड। मैक्सिमम विजुअल एंगल जो होता है ऑब्टेन करता है हमारे आई पर व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट डी, ठीक है ना, डिस्टेंस हमारा का वो कितना हो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। मैग्नीफाइंग पावर पड़ा, एंगल सस्टेन्ड बाय द फाइनल इमेज ऑन आई, एंगल सस्टेन्ड ऑन द नेकेड आई विद द ऑब्जेक्ट इज एट नियर पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं जिसका नाम है सिंपल मैक्रोस्कोप। सिंपल मैक्रोस्कोप के अंदर हम लोग दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक हम लोग पढ़ेंगे नियर पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस वन। केस वन में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट का, कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इन्फिनिटी पर इमेज बनता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, ठीक है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर इन्फिनिटी पर इमेज बनता है। इसका इमेज कहाँ बनता है, एज द इमेज इज फाउंड इन द इन्फिनिटी, एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और उस केस में क्या होता है, आईज पर लीस्ट स्ट्रेन होता है, सिलियरी मसल लीस्ट स्ट्रेन होता है, एज द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी and the ciliary muscles are least strained. Ciliary muscles are least strained. Are least strained. तो ये सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए इमेज का कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर हो रहा है। ये इन्फिनिटी पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, फोकल लेंथ पर रखा हुआ है। तो ये फोकल लेंथ पर रखा हुआ तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द विजुअल एंगल ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एच, अगर इसका हाइट एच ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, h/f हो जाएगा। और हमारा विजुअल एंगल फॉर मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना बन सकता है फॉर नॉर्मल नियर पॉइंट के लिए, h/d हो सकता है। तो चलिए इसका मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्नीफिकेशन विल बी, मैग्नीफाइंग विल बी, इसको हम लोग एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। तो θ/θ0 हम लोगों ने फॉर्मूला डेवलप किया था पीछे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एक ही बात है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो हम लोग नियर पॉइंट के नज़दीक तो ला नहीं सकते कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, θ0 हो जाएगा।
इसलिए हम लोग थीटा नॉट के रेफरेंस में ले रहे हैं, और विजुअल एंगल हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो थीटा हो जाएगा। तो थीटा बाय थीटा नॉट अगर हम लोग निकालें तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/f, और थीटा नॉट का वैल्यू h/d। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा d/f। तो ये हमारा एक मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल मैक्रोस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये हो गया। प्रोवाइडेड यहाँ पर एक इफ f इज लेस देन d होना चाहिए, फोकल लेंथ शुड बी लेस देन d, एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा नॉट, ये कंडीशन होना चाहिए। तब हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, तब हमारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर f लेस देन d रहेगा तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज नहीं होगा। अब हम लोग चलते केस 2 को देखते हैं। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, नियर पॉइंट का केस देखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहला याद ध्यान रखना है। केस 2 के केस में क्या देखेंगे हम लोग, नियर पॉइंट का केस देखेंगे। नियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जब ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, डी पर बनता है। तो नियर पॉइंट, तो हम लोग इसका मैग्नीफाइंग पावर और भी बढ़ा सकते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, नियर पॉइंट। जब इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, नियर पॉइंट पर रहेगा, तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, पावर कैन बी इंक्रीज्ड if the image is formed at the near point, ठीक है ना, if such that image is formed at the near point, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट का केस बोलेंगे। तो नियर पॉइंट के केस में हम लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो डी पर बन रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ किसी भी डिस्टेंस यू पर बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग मैग्नीफाइंग पावर। अगर हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो थीटा नॉट तो हमारा पहला केस है, h/d, ये नियर पॉइंट विजन है। अब यहाँ पर जो थीटा होगा वो किसके बराबर, h/u के बराबर हो जाएगा। हम इस डिस्टेंस को u0 ले लेते हैं फॉर कन्वीनियंस, ठीक है ना, h/u ले लेते हैं, इसको हाइट को h ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे तो θ/θ0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, h/u डिवाइडेड बाई h/d। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, d/u। हम लोग क्या करेंगे, लेंस इक्वेशन लगा करके इसमें फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर लेंस इक्वेशन लगाएंगे तो v का यहाँ पर देखिए फ्रॉम फिगर अगर हम लोग निकालना चाहें लेंस फिगर से तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, u का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, u0 हो जाएगा। इसको हम u0 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा कन्वीनियंस के लिए, h0। अब v हमारा क्या हो जाएगा, -d हो जाएगा। अब हम लेंस इक्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम लेंस इक्वेशन वो क्या होता है कि 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर फोकल लेंथ को वैरी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 1/v कितना है हमारे पास, -1/d, u कितना है, +1/u0 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/u0 को हम लिख सकते हैं 1/f + 1/d, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, d इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या था, d/mu0, u0 था, m इज इक्वल टू d/u0 था, m इज इक्वल टू d/u0। हम क्या करेंगे, इस u0 को पुट अप कर देंगे यहाँ पर 1/f + 1/d, इसको सॉल्व करेंगे तो ये d/f + 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या होगा, कितने फैक्टर से बढ़ गया, +1 से बढ़ गया। लेकिन जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस देख रहे थे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में कितना था, m इज इक्वल टू d/f था। हमने उस मैग्नीफाइंग पावर को +1 फैक्टर से बढ़ा दिया। तो
तो हम लोग नियर पॉइंट विजन पे क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं बाय फैक्टर 1. तो दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन द विजुअल एंगल. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कन्वेक्स लेंस का प्रॉब्लम पूछा जाता है. हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, हमारे पास कन्वेक्स लेंस है. कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, इज टू बी यूज्ड एज ए सिंपल मैक्रोस्कोप वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट लाइज एट डी. इमेज कहाँ पर बन रहा है, डी पर बन रहा है. ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस. तो इमेज हमारा कहाँ पर बन रहा है, माइनस डी. तो इमेज इज इक्वल टू माइनस डी, यानी कि कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा. फोकल लेंथ कितना दिया हुआ कन्वेक्स लेंस के लिए, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो हमें पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस होगा. तो हम लेंस इक्वेशन से चलते हैं, लेंस इक्वेशन से. तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. 1/v कितना है, -1/25 -25, और f कितना है, -1/5 इज इक्वल टू 1/u. मैंने इधर भेज दिया सारे को. अब चलते हैं एलसीएम ले लेते हैं इसका. 25 हो जाएगा, 25, ये -1, ये -5 और 1/u. तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25/6. u इज इक्वल टू 25/6. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ गया. हमें पूछा जा रहा है मैग्नीफाइंग पावर फॉर नियर पॉइंट. मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है नियर पॉइंट के लिए, m/1 + d/f. 1 लगाएंगे, d का वैल्यू कितना, 25, फोकल लेंथ का वैल्यू 5, तो 5 5 से 25, तो 1 + 5 इज इक्वल टू 6. तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो गया. इसमें साइन का वैल्यू नहीं रखना, केवल लेंस इक्वेशन में आपको साइन का वैल्यू रखना है. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिंपल मैक्रोस्कोप. अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड मैक्रोस्कोप की तरफ. ये हमारा कंपाउंड मैक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हमारे पास ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें 2 लेंसेज अटैच्ड है. ये हमारा आईपीस है, आईपीस जो आंख के नज़दीक है उसको आईपीस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव लेंस. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो इसमें 2 लेंसेज अरेंज है कोएक्सियली, मतलब एक ही एक्सिस उसका पास हो रहा है, उसी एक्सिस में 2 लेंसेज अटैच्ड है. तो 2 कन्वर्जिंग लेंसेज अरेंज कोएक्सियली. इसमें 2 कन्वर्जिंग लेंसेज है, 2 कन्वर्जिंग lenses arranged coaxially, मतलब एक ही एक्सिस पर लाई कर रहा है वो. ठीक है. और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईपीस जो है हमारा, उसका लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ है. आईपीस का लार्ज अपर्चर है, ओपनिंग इसका बहुत बड़ा है, एंड लार्ज फोकल लेंथ. ठीक है. और इसका जो है ऑब्जेक्टिव का क्या है, स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ है. स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ. तो चलिए हम लोग इसका भी 2 केस देखते हैं कि रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, इज फॉर्म्ड, और इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा. तो सबसे पहला केस हम लोग देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का. केस 1, नॉर्मल एडजस्टमेंट. इंटरमीडिएट इमेज जो इसका बनेगा रियल इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है. नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखते हैं क्या होता है एडजस्टमेंट. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस देखिए. नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में देखिए, ये जो इंटरमीडिएट इमेज हमारा बन रहा है वो रियल है, इन्वर्टेड है, और एक मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस v0. ठीक है. मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इसका डिस्टेंस v0 पे. ठीक है. तो इंटरमीडिएट इमेज का बात करें, a' b' जो है हमारा रियल इन्वर्टेड है, रियल इमेज बना है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, इज फॉर्म्ड.
कहाँ पे बन रहा है, डिस्टेंस V0 पर बन रहा है, इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस V0 ऑन द अदर साइड ऑब्जेक्टिव के पास, ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा है हमारा, इन्फिनिटी पर। ये है फाइनल इमेज, इन्फिनिटी पर बन रहा है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या होता है, फाइनल इमेज हमारा कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडर है। नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है। हम लोगों को पता है कि पहले एक मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना होता है, h/d, इसको हम लोग 1 ले लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है कि हमारा जो विजुअल एंगल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विजुअल एंगल बन रहा है, ये जो विजुअल एंगल बन रहा है, इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। ये थीटा, इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा डैश, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा डैश। यहाँ से ऐसे भी इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि यह इमेज का फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है। इसको ले लेते हैं थीटा डैश, ठीक है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो थीटा थीटा डैश को हम लोग ले लिया। ऑब्जेक्टिव के पास थीटा है और आईपीस के पास थीटा डैश है, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू h/d होता है हमारे पास। और थीटा डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h डैश बाय ue, डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। यहाँ पर देखिए ये ue है और इसको h डैश ले लिया हम लोगों ने, तो h डैश बाय ue हो गया हमारा। तो अब हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन, इक्वेशन 2 को लेते हैं, अब मैग्निफिकेशन लिखते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय थीटा नॉट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। थीटा को क्या लिख सकते हैं, h बाय डैश बाय ue, और इसको लिख सकते हैं थीटा नॉट को h डैश बाय d। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो h डैश बाय h, h डैश बाय h, h डैश बाय h इंटू डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई। यहाँ पर यू ई क्या है, एफ ई के बराबर, तभी तो इमेज कहाँ बन रहा है, तभी तो हमारा इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर रहता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए यू ई और एफ ई यहाँ पर बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इमेज का फॉर्मेशन बनेगा, यू इज इक्वल टू एफ ई। तो एच डैश बाई एच इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, हम लोग मानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है हमारा और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो जाएगा हमारा, v0 बाई u0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, v0 अपॉन u0 लिखेंगे, है ना। हाइट ऑफ इमेज यही है हमारा, यहाँ पर लगा रहे हैं हम लोग क्या, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस लेंस के लिए। तो इस लेंस के लिए हाइट ऑफ इमेज ये हो जाएगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v0 अपॉन u0, ठीक है। u0 हमारा क्या है, नेगेटिव साइड है, तो इसलिए माइनस होगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, m इज इक्वल टू एच डैश बाई डी, को क्या लिख सकते हैं, माइनस v0 बाई u0 इज इक्वल टू इंटू डी बाई एफ ई। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर विजन्स के लिए हो गया।
यानी कि रिलैक्स नॉर्मल एडजस्टमेंट केस के लिए हो गया V0/U0। और हम अगर लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अगर लेंथ निकालना चाहें तो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना है? यू, ये हमारा कितना डिस्टेंस है? V0 एंड UE, V0 प्लस FE, V0 प्लस FE हम लिख सकते हैं V0 प्लस FE, राइट, V0 प्लस FE, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बैटरी खत्म। तो हम लोग इसका लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग निकाल सकते हैं VO प्लस VFE। तो यहाँ से एक और रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया हमारा। अगर यहाँ पे देखिए तो इसको हम लोग फर्दर कह सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर कह सकते हैं, ये किसका मैग्नीफिकेशन है? ऑब्जेक्टिव का है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन है। और D/FE किसका है? आईपीस का है। देखिए डी बाई हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन किसका है? मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव है। ये किसका मैग्नीफिकेशन है? मैग्नीफिकेशन का आईपीस है। तो आप मैग्नीफिकेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। तो ये हमारा हो गया केस 1। केस 2 हम लोग देखते हैं, ये हमारा केस 1 था नॉर्मल एडजस्टमेंट। और केस 2 हम लोग देखते हैं जब हमारा केस क्या होता है? नियर पॉइंट का होता है। केस 2 में हम लोग नियर पॉइंट देखेंगे। नियर पॉइंट क्या होता है? जब हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है? डी पर फॉर्म होता है। तो हम लोग डी का केस लेते हैं। तो हमारा इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर है? डी पर हो रहा है। और ये हमारा आईपीस है, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल कितना बना रहा है? ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा डैश ले लेते हैं इसको, थीटा डैश, और इसको ले लेते हैं थीटा, इसको ले लेते हैं थीटा। तो फाइनल इमेज का हमको लेना, तो थीटा नॉट हम लोग को पहले से पता है। थीटा नॉट इक्वल टू क्या होता है? h/d, इक्वेशन 1। थीटा डैश अगर हम लोग लेते हैं तो थीटा डैश विल बी h डैश बाय UE, h डैश बाय UE। तो h डैश बाय ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे? UE लेंगे, UE। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेंगे? VO लेंगे। तो थीटा डैश क्या हो जाएगा हमारा? UE h डैश बाय UE, h डैश बाय UE। हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा डैश अपॉन थीटा नॉट। तो थीटा डैश कितना आया हमारा? h डैश बाय UE डिवाइडेड बाय h/d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट? h डैश बाय h इंटू डी बाय UE, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? लेंस इक्वेशन लगा लेते हैं। तो लेंस इक्वेशन से हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है? h इज इक्वल टू h डैश बाय h इंटू डी बाय UE, ठीक है ना। तो ये मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर लेंस इक्वेशन लगाते हैं। लेंस इक्वेशन लगाने के बाद हम लोग D/UE का रिलेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? MO इंटू ME, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेंस इक्वेशन लगाते हैं यहाँ पर। हमारा
हमारा आई पीस के द्वारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना माइनस डी है, और यू ई हमारा कितना है, आई पी से डिस्टेंस जो है वो कितना है माइनस यू ई है। तो हम लोग लगाते हैं लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है, लेंस इक्वेशन इन आई पीस लगाते हैं, ठीक है ना, आई पीस पर लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/ve ue fe। तो यहाँ पर ve कितना है माइनस डी है, और ue कितना है प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना हो जाएगा माइनस ue हो जाएगा इज इक्वल टू 1/f e fe लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या करेंगे 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d। ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर पुटअप करने के बाद व्हाट वी गेट h डैश बाई h इज इक्वल टू d अपॉन ue को क्या लिख सकते हैं 1/f e प्लस 1/d। h बाई h डैश को क्या लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना था फ्रॉम ऑब्जेक्टिव vo था, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था u था, यानी कि माइनस vo अपॉन u लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो माइनस vo अपॉन u हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। इस वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे h बाई h डैश का वैल्यू, यहाँ से उठा करके इसमें डाल देंगे माइनस v अपॉन u नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। सेम क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ से देखिए हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट का भी केस आ गया, तो नॉर्मल नियर पॉइंट का भी केस आ गया। नियर पॉइंट के केस में हम लोगों का ये रिलेशन आया मैग्नीफिकेशन का, तो ये रिलेशन हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग रिलैक्स आई पोजीशन में, यानी कि नियर पॉइंट में, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितने के बराबर हो जाएगा वीओ और प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा, वीओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लेंथ कितना हो जाएगा वीओ प्लस यू ई, ये है यू ई, तो वीओ प्लस यू ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट केस क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट केस। नियर पॉइंट केस में लेंथ कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस हमारा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस हमारा कितना हो जाएगा वीओ प्लस यू ई, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड का माइक्रोस्कोप का लेंथ निकाल सकते हैं नॉर्मल नियर पॉइंट केस एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया। हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 6.25 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट पर निकालना है, एट डी पर एंड इन्फिनिटी पर निकालना है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस। तो आईपीस का फोकल लेंथ और इसका ही फोकल लेंथ सबका दिया हुआ है। इसका फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है कितना ऑब्जेक्टिव का 2 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ आईपीस का 6.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमको यू निकालना है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है यू ओ, ठीक है। यू ओ निकालने के लिए बोला जा रहा है इन ईच केस। तो यही वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने का तरीका क्या है,
फिर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंस इक्वेशन लगाते हैं इस पे और इस पे लगाते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम लोग लेंस इक्वेशन आई पीस पर लगाते हैं या ऑब्जेक्टिव पर लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव पर लगाएं या आई पीस पर लगाएं, हम लोगों का इमेज कहाँ पर, नियर पॉइंट पर दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई पीस पर लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर आई पीस पर लगाते हैं 1/FE, आई पीस पर लगा रहे हैं, आई पीस, आई पीस। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कितना दिया हुआ है, लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको UE निकालना पड़ेगा। 1/VE माइनस 1/FE। ठीक है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, आई पीस के द्वारा इमेज बन रहा है -D पर, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं -25। फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस कितना दिया हुआ है, -6.25। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, इसको हम लोग 100 ले लें, इसको 25 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा, -5/25, -5/25। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/5। तो UE का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो UE का वैल्यू कितना हो जाएगा, UE का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास -5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हमको ऑब्जेक्ट का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक अगर UE है, ये अगर UE है, यहाँ से यहाँ तक का UE है, हमको VO निकालने के लिए क्या तरीका है इसका, VO निकालने का, हमारे पास ये दिया हुआ टोटल लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द फोकस, नहीं ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस, वो कितना दिया हुआ 15 है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पर पुटअप कर देते हैं, L इज इक्वल टू इन नियर पॉइंट के केस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, UE प्लस VO, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। UE का वैल्यू कितना 5 है और ऑब्जेक्टिव के द्वारा डिस्टेंस कितना है वो निकालना हम लोगों को। लेंथ हमारे पास 15 दिया हो, तो ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 15 - 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इमेज बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं, अब लेंस इक्वेशन लगा देते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव पर, तो हमारा निकल जाएगा वहाँ से UE का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों को UE निकालना है हर केस में। तो नाउ अप्लाइंग लेंस इक्वेशन इन ऑब्जेक्टिव लेंस, उस पर लगा के देखते हैं, उसके बाद हम लोग को निकल जाएगा UE, लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं 1/F0 इज इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0, हमको U0 निकालना है। तो 1/U0 इज इक्वल टू 1/F0 माइनस 1/V0। V0 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना 10 है, और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 1/2, तो 1/U0 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/F0। तो 1/V0 माइनस 1/F0, तो ऑब्जेक्टिव कितना आया हमारे पास 1/10 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, 2 5 = 10, 1 माइनस 5 यानी कि -4/10। तो 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो हमारे पास आ जाएगा U0 का वैल्यू -5/2 दैट इज -2.5 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव। हम लोगों को U0 निकालना है, हम लोगों को U0 निकालना है हर केस में। तो हम लोगों को U0 निकालना है, क्योंकि हम लोगों को U0 निकालना है। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव के द्वारा। अब हम लोग का दूसरा केस है, जब हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर, इन्फिनिटी पर है। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, सेकंड केस। तो सेकंड केस के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसके लिए क्या होता है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ का क्या होता है, V0 प्लस FE होता है। क्योंकि जब आपका जो इमेज का फॉर्मेशन
इन्फिनिटी पर बनने के लिए आईपीस के पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एफ के बराबर होना चाहिए। तो वी नॉट प्लस एफ ई, वी नॉट तो ऑलरेडी हम लोग को निकालना है, वी नॉट हम लोग को निकालना है, तो एल माइनस एफ ई। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितना 6.25 और लेंथ कितना 15, तो 15 माइनस 6.25, तो ये कितना वैल्यू दे देगा 8.75 सेंटीमीटर। हमारा ऑब्जेक्टिव निकल गया। हम लोगों को क्या निकालना है, यूओ निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, लेंस इक्वेशन लगा देंगे, लेंस इक्वेशन लगा देंगे। इस केस में हम लोगों ने मैग्नीफाइंग पावर भी तो निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर भी निकाल देते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ऑब्जेक्टिव कितना आया, वी ओ हमारा कितना आया, वी ओ हमारा 2 है, वी ओ हमारा 10 है, ये 10, तो माइनस 10 बाई यू नॉट कितना आया, माइनस 2.5, यू नॉट कितना आया 2.5 माइनस वी नॉट, माइनस तो हमारा फॉर्मूला का है, वी नॉट हमारा, हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे, नेगेटिव साइन को नहीं लेंगे। तो वी नॉट कितना आया 10 और यू नॉट कितना आया हमारा 2.5, माइनस को नहीं लेना, 2.5 लिखना है। 1 प्लस डी कितना 25, फोकल लेंथ द आई पीस कितना है 6.25, राइट। तो 6.25 जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, यहाँ से हमको आ जाएगा 100, 25 4 ज़ा, ये माइनस 4 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 4, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5, तो माइनस 20 आ जाएगा हमारा मैग्नीफिकेशन इस केस में। अब हम लोगों को क्या करें, इमेज एट इन्फिनिटी निकालना, तो 8.75 हमारा वी ओ आ गया। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस इक्वेशन लगा देंगे। तो लेंस इक्वेशन इन ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई वी नॉट माइनस 1 बाई यू नॉट, क्योंकि यू नॉट निकालना है 1 बाई एफ नॉट। तो वी नॉट का वैल्यू कितना आया 1 बाई 8.75, हम लोग को 1 बाई यू नॉट निकालना है। फोकल लेंथ तथा आई ऑब्जेक्टिव कितना 2 है, तो 1/2 हो जाएगा वो, तो 1/2, तो ये 1 बाई यू नॉट कितना हो जाएगा 1 बाई 8.75 माइनस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 2 माइनस 8.75 इंटू 8.75 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा यू नॉट हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.75 माइनस 6.75 इंटू 8.75 इंटू 2, ये पॉइंट कैंसिल। जब इसको सॉल्व बैक करेंगे तो व्हाट वी गेट माइनस 2.59 सेंटीमीटर आएगा विथ कैलकुलेटर। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कितना आया, माइनस आ गया। हमारा ऑब्जेक्टिव तो इतना आ गया, हमको मैग्नीफिकेशन निकालना, तो मैग्नीफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू डी बाई एफ ई। तो वी नॉट हमारा कितना आया, वी नॉट हमारा आया 8.75, हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे जो भी है। यू नॉट कितना आया 2.59, ये माइनस हो जाएगा। डी कितना है 25, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस कितना है 6.25, ठीक है। जब इसको सॉल्व बैक करेंगे तो व्हाट वी गेट समथिंग अराउंड 13.5। तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समझिए कितना आसान था, क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं था, बस फॉर्मूला को सेटअप करना है और आंसर निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, टेलीस्कोप। तो अब हमारे पास टेलीस्कोप आ गया। टेलीस्कोप का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं
टू लुक एट डिस्टेंट स्टार प्लैनेट, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंट ट्री, तो टेलीस्कोप का कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टू लुक एट डिस्टेंट स्टार प्लैनेट एंड डिस्टेंट ट्री, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंट ट्री। तो वी यूज़ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है, ऑब्जेक्टिव का लार्ज अपर्चर होता है। ऑब्जेक्टिव का क्या होता है? लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आईपीस हैज स्मॉल अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। इसका क्या होता है? स्मॉल अपर्चर आईपीस हैज स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ, तो ये डिस्टेंट स्टार ट्री ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होता है, और इसमें दो लेंस लगा रहता है कोएक्सियली, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव का लार्ज अपर्चर होता है, लार्ज फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। तो इसमें भी हम लोग दो केस पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल, हम लोग दो टाइप ऑफ टेलीस्कोप पढ़ेंगे। तो पहला जो टेलीस्कोप है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नीफाइंग पावर, कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है या एंगुलर मैग्निफिकेशंस क्या होता है। तो इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये कैसे निकाला जाता है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई, फाइनल इमेज जो बन रहा है आई पर, उसको एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई, एंगल subtended by the object on naked eye। on naked eye एंगल सबटेंडेड फाइनल इमेज को हम लोग बीटा लेंगे और ये अल्फा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका केस 1 देखते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। केस वन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस क्या होता है कि when the image is formed at infinity, normal object, in normal adjustment when image is formed at infinity, image is formed at infinity, तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट का केस है। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पर देखिए बीटा, ये अल्फा है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? पहले अल्फा लिखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय एफ नॉट, तो एफ नॉट लिखते हैं इसका। अब बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश बाय एफ ई, ए डैश बी डैश बाय एफ ई। हम लोग क्या निकालना है? एंगुलर मैग्निफिकेशंस, यानी कि एम। तो एम कैसे निकलेगा? बीटा बाय अल्फा, तो यहाँ पर लगा देंगे बीटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश बाय एफ ई डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश बाय एफ ओ।
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो FO/FE आएगा। सिर्फ इमेज यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस अपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो β/α यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक। तो ये हमारा केस नॉर्मल केस आया एडजस्टमेंट का, और इसमें लार्ज एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड हाई एंगुलर रिजोल्यूशन व्हेन इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होना चाहिए क्राइटेरिया? तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो क्राइटेरिया होना चाहिए था वो क्या होता है, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। तो लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ इसका आंसर होगा। तो ये नीट 2017 लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, यही है। लार्ज अपर्चर मतलब लार्ज डायमीटर, ये अपर्चर भी होता है, ठीक है। ओपनिंग को बोलते हैं डायमीटर। तो अब चलते हैं हम लोग केस 2 की तरफ चलते हैं। नियर पॉइंट का केस देखते हैं। केस 2, केस 2 में क्या बोलता है कि नियर पॉइंट व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट D, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट पॉइंट डिस्टेंस रीजन, लीस्ट डिस्टेंस क्लियर रीजन, यानी कि एट D। तो उस केस में देखिए हमारा क्या बनेगा। यहाँ पर लेंथ कैसे लिखिएगा आप, लेंथ लिखने का क्या तरीका है इसका, लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये डिस्टेंस कितना है, FO+FE, FO+FE। तो FO+FE विल बी द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, FO+FE, ठीक है ना। ये हमारा केस हो गया। यहाँ पर देखिए इमेज यहाँ पर जो कहाँ पर बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेंगे, D ले लेते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस, इसको हम लोग ले लेते हैं F0। और ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस UE ले लेते हैं। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा लिखते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू A'(B') डिवाइडेड बाय FO। तो लिखते हैं A'(B') डिवाइडेड बाय FO। बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा बीटा, ये बीटा है हमारा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A'(B') अपॉन UE, A'(B') अपॉन UE, A'(B') अपॉन UE, A'(B') अपॉन UE। हम लोग क्या करते हैं, आप मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू β/α होता है। यहाँ पर पुटअप करते हैं A'(B') बाई UE डिवाइडेड बाई A'(B') बाई FO। तो ये क्या हो जाएगा, FO/UE आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेंस इक्वेशन इस पर लगाते हैं, सॉरी आईपीस पर लगाते हैं। आईपीस पर हमारा आईपीस से रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि आईपीस का डिस्टेंस हम लोग को चाहिए ऑब्जेक्ट का, हम लोग को UE चाहिए। तो अप्लाई लेंस इक्वेशन इन आईपीस। तो आईपीस पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/VE। यहाँ पर VE कितना है, -D है, ठीक है। और -UE इज इक्वल टू 1/FE। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/FE को हम लोग लिख सकते हैं 1/D, 1/-D। और UE को क्या लिख सकते हैं हम लोग, UE को लिख सकते हैं -U/E, ठीक है, इज इक्वल टू 1/FE। क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ है, वो नेगेटिव लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट लेंस के इस तरफ है, तो ये नेगेटिव होगा, UE इज नेगेटिव, UE। हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे, U इज इक्वल टू -UE। और यहाँ पर पुटअप करने के बाद 1/UE माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/FE प्लस 1/D। इस इक्वेशन को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो पुट 2 in 1, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट 2 in
1। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ बाई यू ई। तो एफ ओ के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ ओ यू ई के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एफ ई प्लस 1 बाई डी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग एफ ई कॉमन निकालते हैं तो एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो देखो यहाँ पर इमेज क्या आ रहा है, वो इन्वर्टेड आ रहा है। तो इन्वर्टेड है तो माइनस को लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि वो हमारा डिपिक्शन सही रहे। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ ओ बाई एफ ई इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा नियर पॉइंट में। अगर हम लेंथ निकालना चाहें टेलीस्कोप का, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो वो कैसे निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा एफ ओ ऑब्जेक्टिव प्लस यू ई। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 144 है और आईपीस का फोकल लेंथ 600। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है कि हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट कि ये कौन सा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नियर पॉइंट है। तो स्मॉल टेलीस्कोप अगर दिया रहे, तो अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हमारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नियर पॉइंट नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस लेंगे। m इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो मैग्नीफाइंग जो होगा हम लोग का नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड हो रहा है तो इसलिए एफ ओ बाई एफ ई करेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितना दिया हुआ है, 144 और इसका दिया हुआ 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 24, वी गेट 24। अब हम लोग को सेपरेशन निकालना बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस। सेपरेशन कैसे निकलता है, when image is at formed at infinity it will be equal to UE plus FO plus FE। FO plus FE कर देना बस, सिंपल, FO plus FE। तो ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 6, तो यानी कि 150, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ टेलीस्कोप है जो वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बेसिकली यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग के जो टेलीस्कोप है, हम लोग का जो टेलीस्कोप है उसमें इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अगर सन प्लैनेट को देखते हैं उसमें इन्वर्टेड इमेज कोई मानी नहीं रखता। अगर हम लोग ट्री देखते हैं तो ट्री अगर इन्वर्टेड दिखता है तो वी आर नॉट एबल टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इरेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस हम लोग ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में लेंगे। तो इट इज जस्ट टू करेक्ट टू मेक द इमेज इरेक्ट। तो ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बेसिकली क्या है, करेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है, करेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये करेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, in an astronomical telescope तो फाइनल इमेज जो आ रहा है हमारा, फाइनल इमेज क्या आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड with respect to the object, with respect to the object. So to remove this difficulty, a convex lens of focal length f is included when objective and eyepiece is included between objective
एंड आईपीस। तो हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या है? बेसिकली करेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो इसका हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस देखेंगे। तो देखिए यहाँ, तो यहाँ पर देखिए कि इस इमेज में यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बन रहा था। तो इस इन्वर्टेड इमेज को हम लोग एनालाइज नहीं कर सके। अगर ट्री रहता तो ट्री अगर रहता तो हमें कैसा दिखता? ये अगर ट्री यहाँ पर रहता तो ये ट्री हमें कैसा दिखता? ये ट्री हमें उल्टा दिखता, ठीक है ना। तो इसके इमेज को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरह का लेंस बीच में यूज़ करेंगे। ये कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ताकि इमेज हमारा क्या हो? इरेक्ट इमेज आए। इरेक्ट फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड। फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर कन्वेक्स में लेंस लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका केस देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं कि पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट का जो केस है वो सबका सेम ही रहेगा, खाली इसमें क्या होगा? इरेक्ट इमेज के कारण क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग अगर निकालना चाहें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू प्लस FO बाई FE। और फॉर नियर पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नियर पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? m इज इक्वल टू प्लस लगाएंगे FO बाई FE प्लस 1 प्लस D बाई 1 प्लस FE बाई D। FE बाई D, ठीक है ना। FE बाई D, जैसे यहाँ पर ऑब्टेन किया था हम लोगों ने, फॉर्मूला जो डेवलप किया था, यहाँ पर देखिए FE बाई D, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे FE बाई D यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर वही चीज़ ऑब्टेन किया है, इसमें भी वही वैसा ही आएगा, FE बाई D आएगा। और यहाँ पर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अगर निकालना चाहें, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप का हम लोग लेंथ निकालेंगे किस किस केस में? एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, उस केस में कैसा होगा हमारा? यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखिए तो ऑब्जेक्टिव से यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2f है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2f है। तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कैसे निकालेंगे? FO प्लस 4f प्लस FE। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस हुआ, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। तो FO प्लस 4f प्लस FE। अगर हम लोग नियर पॉइंट का निकालना चाहें तो नियर पॉइंट का हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए FO प्लस 4f प्लस FE इंटू D बाई FE प्लस D, FE इंटू D बाई FE प्लस D। तो FE प्लस D और FE प्लस D बाई FE प्लस D, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए और इसके लिए नियर पॉइंट के लिए। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या करेगा? टेलीस्कोप का काम करेगा। तो ये था हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑफलाइन कोर्सेज के लिए तो वो काइंडली हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आएँ। वी विल गिव हिम द बेस्ट कंटेंट और आपका प्रिपरेशन को एक बेस्ट लेवल देंगे इन भागलपुर इटसेल्फ। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। और एक ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, एक ट्रस्टेड आदमी हूँ मैं। यू कैन ट्रस्ट मी फॉर योर प्रिपरेशन एंड दैट्स इट। थैंक यू। अब बिहार बोर्ड वाले अटेंशन प्लीज़, आप लोग को ध्यान में रखना है कि आपका सिलेबस तो ठीक ठाक है, CBSE के टाइप का है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो काफ़ी सिंपल है। तो आप लोग को सिंपल अगर पढ़िएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको एनालिटिकल अप्रोच रखना पड़ेगा हर एक टॉपिक पर, तो ही आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। वरना तो बिहार बोर्ड से तो मैं भी पढ़ा हूँ,
तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ टीचिंग है भागलपुर में वो बिहार बोर्ड के लिए उतना एप्ट लेवल नहीं है। आपको उन टीचर्स के पास जाना है जो आपको बेहतर कंटेंट दें और बेहतर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस दें। तो एनालिसिस वाले टीचर के पास जाइएगा तो वही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको काफ़ी ऐसे टीचर हैं भागलपुर में जो अच्छा कंटेंट देते हैं भागलपुर में, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और मैं भी आपको हर एक एंगल से हेल्प करूँगा। यू विल फाइंड इट कि यस यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। और ध्यान रहे कि आप लोग अपना प्रिपरेशन को हमेशा एक नया दिशा दें और नया सोच दें, क्योंकि प्रिपरेशन जो होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को करते करते बोर फील हो रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट नहीं जग रहा है तो देयर इज़ सम फॉल्ट इन योर स्टडिंग मेथड। तो स्टडिंग मेथड को एनालाइज कीजिए, एक्सपर्ट का हेल्प लीजिए, तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड विद दिस नोट आई वुड लाइक टू क्लोज द सेशन। और बिहार बोर्ड वाले अटेंशन प्लीज़, आप लोग जो भी हैं हमारे पास आइए, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू। विद दिस गुड बाय, थैंक गॉड, गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।